प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है मिशन 156। किसके दांव में आखिरकार कितना दम। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राजस्थान कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस ने मिशन 156 का टारगेट सेट किया है। राजस्थान कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले को राजस्थान में अपनाएगी और टिकट वितरण सितंबर-अक्टूबर में ही कर दिया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 156 सीटें जीतने का दावा किया और इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए देर नहीं लगाई। कहा कि मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी ने कहा कि यह सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी। बीजेपी ने खुद 156 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसके दांव में कितना दम है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 23 का घमासान, कांग्रेस का बड़ा प्लान। समय से पहले कांग्रेस करेगी टिकटों का ऐलान। हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। हम किसी टाइम भी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारी पहली लिस्ट जो आएगी। टिकट बंटवारे में चलेगा कर्नाटक फॉर्मूला। कांग्रेस ने 156 सीटें जीतने का टारगेट किया सेट। मिशन 156, मिशन 156, उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। मैं कह सकता हूं बीजेपी ने 156 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। 156 से भी ज्यादा आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस पार्टी को अपनी 4.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, एक बार उनका आकलन करना चाहिए। मिशन 156, किसके दांव में कितना दम। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी के मिशन 156 में कितना दम है और बीजेपी कह रही है कि हम तो 156 से भी ज्यादा जीतेंगे। तो किस आधार पर जीतेंगे, चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा दूं। जितेंद्र शिमाली हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ निरंजन पोद्दार मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जल्द ही कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ जाएं और उनका भी जब वो जुड़ेंगे तब उनको हम ले लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले महेश शर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं कि आखिरकार जो दावे कांग्रेस बीजेपी की तरफ से अपने अपने किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव आते हैं, दावे तो होते हैं, लेकिन इन दावों को अगर धरातल पर आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देखते हैं तो किसका दावा ज्यादा मजबूत नजर आता है? देखिए, जहां तक सवाल है दावों का, तो ये एक चुनावी एक जो है अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता है और ये चुनावी दाव भी होता है कि हम इतनी सीटें लेते। तो एक ये माहौल को क्रिएट करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल है और प्रतिद्वंदी दल है जो आपस में इस तरह के दावे करते हैं, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, करें, दावे करने चाहिए। तभी तो कोई लक्ष्य तय करते हैं, तभी उसके आसपास जाकर के रुकते हैं। अब सवाल यह आता है कि जो मौजूदा कांग्रेस का अगर दावे पे बात कर रहे हैं, जैसे कि मीटिंग में हुई 156 सीट की बात हो रही है, तो इसमें दो चीजों को देखना पड़ेगा कि एक तो ये कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर है सरकार का, उस इनकम्बेंसी फैक्टर को नलीफाई करने के लिए अशोक गहलोत ने एक के बाद ऐसे काफी घोषणाएं की है। जैसे नंबर एक है बिजली मुफ्त करना। दूसरा ये है कि मतलब आपके जो अभी फ्यूल चार्ज को कम करना, और ऐसे अनेक घोषणाएं हैं जिनके माध्यम से वो अपने दावे को पुख्ता करेंगे और इस बात में मैदान में उतरेंगे। अब सवाल ये आता है कि कैंडिडेट कैसे तय हो, कैंडिडेट के चेहरे कौन से हैं जिसकी वजह से मतलब क्या आता है जो अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली होते हैं, और मुद्दे क्या बनते हैं बाद में चुनाव के दौरान। माहौल, दावे अलग होते हैं और चुनाव आते आते और जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उस समय क्या माहौल बनता है, ये डिपेंड करता है रणनीति का। तो ये है कि आप रणनीति क्या तय करते हैं, कैसे आगे जाते हैं,
ये सारी चीजें हैं। महेश जी, इनके पास आखिरकार चुनौती क्या रहने वाली है? देखिए 156 मिशन 156 आधार तय कर दिया है कांग्रेस ने, और बीजेपी कह रही है कि हम तो इससे ज्यादा जीतेंगे। लेकिन धरातल पर आखिरकार कौन कामयाब हो सकता है, कैसे कामयाब हो सकता है, और चुनौतियां दोनों के सामने क्या होगी, इस पर आएंगे। लेकिन निरंजन पोद्दार साहब, एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। आज कांग्रेस का दावा और बीजेपी के उसका उलट दावा, यह भी कांग्रेस को कह दिया कि भाई ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, इन्हें देखने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम 156 से ज्यादा जीतेंगे। आपको क्या लगता है, धरातल पर कौन मजबूत है और क्यों? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं। यहां तक कि आप ये मान के चलिए, हर एक सीट के ऊपर 18 से 20 जो निर्दलीय खड़े होते हैं, जिनको आखिर के अंदर 100 वोट भी प्राप्त नहीं होते हैं, वो भी चुनाव परिणाम से पहले अपने आप का जीत का दावा करता है। तो इसके अंदर किसी को आप रोक भी नहीं सकते, और ये उनका अधिकार है वो दावा करने का। लेकिन यहां पे अगर हम विश्लेषण की बात करें हेमंत जी, तो आप एक चीज देखिएगा कि राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर वोटों का हम अगर विश्लेषण करते हैं, तो वोटों की क्या परिस्थिति है? वोटों की परिस्थिति ये है कि अगर आप पिछले 20 वर्षों के चुनाव का विश्लेषण करें, या जो सतत उल्टे हिसाब से चले 2018, उससे पहले 2013, 2008, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जब भी 5 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी हारती है, कांग्रेस जीतती है, तो वो लगभग आप ये मान के चलिए कि बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच पाती है, या लगभग बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर पाती है। और वोटों के परसेंटेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ती नहीं है, सीटों में भले पिछड़ जाए। और दूसरी तरफ 5 वर्ष के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतती है। सीटों के अंदर भी बड़ा मार्जिन होता है और वोट परसेंटेज के अंदर भी बड़ा मार्जिन होता है। मतलब सीधा सीधा ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर वोटों की संख्या की बात करें तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी समर्थित वोट ज्यादा है। यहां पे बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक के अंदर और राजस्थान के अंदर हेमंत जी, आप इनको दोनों को सिमिलरिटी या समानता इसमें आप नहीं देख सकते, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का समझ लीजिए सामना कर रही थी, वहां पे कांग्रेस जो है वो उल्टा आप ये समझ लीजिए यहां पे एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। और ऐसा कुछ मेरे हिसाब से पिछले 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने किया नहीं कि भाई इनकी एंटी इनकम्बेंसी की बजाय इनकी प्रो इनकम्बेंसी हो, क्योंकि सदा आप ये मान के चलिए जो जनता होती है मोस्टली पोद्दार साहब, कांग्रेस तो यही कह रही है कि हमारी जैसी योजनाएं देश में नहीं है कहीं, 25 लाख तक का इलाज कहीं नहीं है देश में। आप चले जाइए, चाहे वो सिलेंडर की बात करें, 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं है महंगाई के इस दौर में। तो कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपनी योजनाओं की बात है, और सीएम अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि देखिए हमने जो योजनाएं बनाई, चाहे वो मनरेगा की बात हो, अब वो मनरेगा शहरों तक हमने ला करके रखा, लोगों का ख्याल रखा, चाहे महिलाओं की बात हो उनको सिलेंडर दिए, चाहे बुजुर्गों की बात हो उनकी पेंशन की राशि बढ़ा दी, चाहे अस्पतालों की बात हो फ्री निःशुल्क योजनाएं इतनी ज्यादा है, बिजली फ्री कर दी है। बीजेपी तो ये कह रही थी कि आप सरचार्ज के तौर पर अवैध वसूली कर रहे हैं, सरचार्ज भी हटा दिया, अब क्या है? नहीं, साथ में आप ये भी जोड़ दीजिए कि जिलों की संख्या 50 कर दी, आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि देखिए राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, और राजस्थान की जनता इस बात को समझती है कि ये चुनावी वर्ष के अंदर ये सारी की सारी योजनाएं क्यों धरातल पे आई हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर अगर सतत रूप से ये योजनाएं लागू होती और धरातल के ऊपर आती, तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को मानती कि भाई हाँ सरकार का उद्देश्य सही है। लेकिन आपने देखा होगा कि 4 वर्ष तो केवल सरकार गिराने में, लेकिन ऐसा भी नहीं है। निःशुल्क दवा योजना तो पहले से चली आ रही है, वो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं रही है, और उन्होंने चाहे वो कहते हैं कि हमने चाहे शिक्षा के अधिकार की बात की हो या बाकी राइट टू हेल्थ की बात की हो, ये भी अपने आप में एक अलग अभिनव प्रयोग है। लेकिन शिमाली साहब आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और आप जो है आप वाले सपने हकीकत में बदल जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल वास्तविकता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का अच्छी तरह पता है मन के अंदर कि उनकी धरातल के ऊपर क्या स्थिति है। जैसे अभी पोद्दार साहब बता रहे थे, बिल्कुल बात सही है। और ऐसी पार्टी जिसको ये बात पता है केवल इन योजनाओं के माध्यम इस सहारे से, जो कि सारी जनता जिस बात को जानती है कि ये योजनाएं धरातल पे नहीं आएगी, बाद में जब सरकार कांग्रेस की यदि आती है
तो वो जैसे इन्होंने उसके कर्ज माफी के लिए कहा था ना, किसानों की कर्ज माफी के लिए कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, इन्हें सारी योजनाओं का पैसा ये अशोक गहलोत साहब कहां से लेके आएंगे, इसका रोड मैप अगर आता है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के बयान नेताओं के, जब एक एक घोषणा हो रही थी तब आप कह रहे थे कि देखिए घोषणा तो कर दी है लेकिन मोबाइल तो नहीं दे पाएंगे, घोषणा तो कर दी है लेकिन स्कूलों का क्रमण तो कर दिया, टीचर कहां से लाएंगे, घोषणा तो कर दी है लेकिन 25 लाख तक का इलाज कैसे देंगे, ये तो आप कह ही रहे थे लगातार। मैं वही और अब कांग्रेस कह रही है देखिए हमने धरातल पर ला करके दिखा दिया। देखिए पूरी बात सुनिए, केवल इन जो चुनावी घोषणाएं हैं और इन चुनावी योजना और चुनावी घोषणाओं के आधार के ऊपर कांग्रेस 156 की बातें कर रही है, परंतु इस बात को ये भूल रही है कि जब इसी के विधायक आज पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो हो गया है, इन्हीं के विधायक अपने कार्यकर्ताओं से जूते चटवाते हैं, इन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं वो पेपर लीक के अंदर लिप्त रहते हैं। देखिए आरोप है, वो आरोप है, वो सिर्फ अभी एक आरोप है और पुलिस की जांच में ये भी शिमाली जी बात तो सुनिएगा लेकिन तथ्यों वाली बात कीजिए ना सर जी। मैं अब तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं कि जब राजस्थान के अंदर या तो अपन बहस कर लेते हैं केवल मात्र इस बात के लिए कि क्या ये योजनाएं वास्तविक है या नहीं है, या तो इस बात पे कर लेते हैं, और या राजस्थान के अंदर चुनावी क्या माहौल है उसके ऊपर बात करते हैं। आप तो ये कॉन्फिडेंस बता दीजिए कि 156 से ज्यादा आप सीटें कैसे लाएंगे, किस आधार पर लाएंगे, बता दीजिए। हम तो इन्होंने तो आज ये बैठक करके 4 अपने नेताओं को इकट्ठा करके आज ये कह रहे हैं 156 के, हम तो पिछले साल भर से हम तैयारी 156 की कर रहे हैं। हमने पूरी जो संगठन की जो योजना और पूरे संगठन की जो कार्यप्रणाली हमने जिस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं, हम लगातार हम 156 का तो मिशन 156 हम लेकर के चल रहे हैं पिछले 1 साल से। हम लगातार एक चुनाव की दृष्टि से हम पूरे लगातार काम, परंतु जब राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था के नाम के ऊपर जीरो होकर के और प्रतिदिन 17 से 18 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, 7 से 8 हत्याएं हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है, और यहां पर जब मंत्रियों कैबिनेट मंत्री अपने खुद के पार्टी के लिए, इस सरकार के लिए कहे कि इतने लोग जीत के आएंगे, जितने फॉर्च्यूनर के अंदर लोग जितने आते हैं उतने जब विधायक जीत के आएंगे, जब किसी सरकार की यह स्थिति होती है तो अपनी बात को ढकने के लिए इस बात को यह कहा जाता है कि हम 156 फिर ये 45 कौन से हार रहे हैं ये भी बताते साथ में कि 45 कौन से हार रहे हैं। तो अपने सपने देखना और अपनी कोई बात करना, हमने धरातल के ऊपर काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार बता देता हूं कि राजस्थान की समझदार जनता इस बात को जानती है तो कह रहे हैं कि आपने 4.5 साल तक किया क्या, आप तो विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पाए, एक कोई बड़ा आंदोलन आपने 4.5 साल में नहीं कर पाया। हमने 20 आंदोलन किए हैं और इतने आंदोलन किया है कि सरकार ने तो वो तो जनता ने देखे होंगे ना शिवाली साहब, हमारे जनता ने आपके आंदोलन को देखा होगा ना 4.5 साल तक। पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। हाँ, ये कह रहा हूं। और अभी कुछ दिनों पहले जब सचिवालय के ऊपर जिस प्रकार का जितना बड़ा उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले की बात कर रहा हूं, वो तो एक आंदोलन तो हम सबने देखा है, उससे पहले की बात कर रहा हूं। हम लगातार पिछले 4 साल से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने रीच के मामले को लेकर के हमने जन आक्रोश के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर हमने प्रत्येक जिले के अंदर हमने ये पूरे आंदोलन किए। तो हमने गांव-गांव में जाकर के वार्ड आपके राज्यसभा सांसद ने तो कहा कि रीट और पेपर लीक पर मेरे को साथ नहीं मिला बीजेपी के नेताओं को उस तरीके से जिस तरीके से मिलना चाहिए था, मैं अकेला सड़क पर संघर्ष कर रहा था। ये बयान तो रिकॉर्ड में है ना सर। देखिए मैं ये व्यक्तिगत जो टिप्पणी है मैं को ये तो मैं मेरी कोई बात नाराजगी ये इन बातों का नहीं है। अच्छा। पूरे राजस्थान की जनता ने, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को देखा है और आंदोलन में भाग लिया है पूरे राजस्थान की बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके। और कांग्रेस सरकार के पास में केवल लाठियां बरसाने और उनके ऊपर अश्रु गैस करने और इनके ऊपर अत्याचार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और जब किसी सरकार के मंत्री, आप एक बात देखिए कि 156 की बात करें, जब किसी सरकार के मंत्री पेपर लीक के अंदर शामिल हो, जब किसी सचिवालय के अंदर, योजना आयोग के अंदर करोड़ों रुपए मिल रहे हो, सोना मिल रहे हो, जब यहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर हो गए हो, तो किस मुंह को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? आज जनता इनको काला मुंह करने के लिए तैयार बैठी हुई है। हर जिले के अंदर, हर वार्ड के अंदर इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पकड़ के अगर इनके कपड़े नहीं फाड़े तो आप देखना, थोड़े दिन और रुक जाइए। अभी आज ये घोषणा कर रहे हैं। आज आप क्यों चाहते हैं कि किसी के कपड़े फाड़े जनता? आप क्यों चाहते हैं कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप इनके कर्म से जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जनता इस बात शिवाली साहब देखिए, आपको जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं आए हैं, अब नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी महेश जी, आप दोनों के दावे सुन रहे हैं।
एक सवाल का आप सबके मन में है, तीसरे मोर्चे की सुखबुगाहट, हनुमान बेनीवाल, बीटीपी, आप देखते आए कि कैसे एक पार्टी बनी आदिवासी अंचल में और उसने अपने 2 विधायक जिताए और उसके बाद में लगातार ये दावे तो हैं ही हैं। अगर इन दोनों के दावों के बीच में तीसरे मोर्चे की हम बात करें या इन पार्टियों की बात करें, चाहे वो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की बात हो, बीएसपी की बात हो, बीटीपी की बात हो, ओवैसी की बात हो, किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये? देखिए, जहां तक सवाल है कि तीसरे मोर्चे की जो तीसरे दल हैं, जिसमें आप बीपीटी को ले लें या मतलब बीएसपी को ले लें या जो भी है जी, हाँ, जो इन सारे दलों में कौन किसके पलड़े को मतलब इम्बैलेंस कर सकता है, ये भी एक चुनौती का विषय है। हाँ। कि वो कहाँ, अब ये जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जो भारतीय आदिवासी पार्टी जो बनी हुई है, हाँ। तो वो मतलब क्या कहता है किस तरह, क्योंकि वो काफी अपना प्रभाव उसने बढ़ाया है जी। और वो ही पिछले जो चुनाव में जिस तरह से वो 2 अपने विधायकों को जीत के आई है और 1-2 सीट पे वो मतलब क्या था ना तीसरे नंबर पे उसका प्रत्याशी रहा है, तो ये एक सोचनीय विषय, ये दोनों ही दलों को प्रभावित कर सकती है। अब इसमें यह है कि थोड़ा सा वोटों का अंतराल इधर उधर हुआ तो ये मामला हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल है किसको नुकसान पहुंचाएंगे महेश जी? देखिए, ये जहां तक सवाल है जो सत्तारूढ़ दल को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जहां तक अभी जो प्रभाव जो है जिसका, जैसे आप ये अगर सबसे प्रभाव किसी का तब होता है जब कार्य, लेकिन आप ये तो मानते हैं महेश जी कि ये चुनौती है इन दोनों बड़े दलों के सामने, ये छोटे दल हो या फिर चाहे बाहर से अगर कोई चुनाव लड़ने आए, अब इसमें आरएलडी भी आ सकती है, चौटाला की पार्टी भी हो सकती है, या फिर ओवैसी अगर राजस्थान का रुख करे तो वो भी हो सकता है। प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका, देर से आए। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि आप 156 सीटें का जो दावा कर रहे हैं वो तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, कोई भी देख सकता है। क्या आधार है आपका, इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 156 प्लस हम जीतेंगे? और मैंने सुना है उसमें भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और जो जिस भाषा का और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप मानते हैं कि ये पार्टी वाजपेयी और अडवाणी जी की पार्टी है? उस तरह का डिसिप्लिन लोगों में है, उससे संशयता इनमें है, इनमें सद्भाव है, व्यवहार है। पर सवाल यह है कि जिस तरह का माहौल देश में इन लोगों ने सामाजिक मामले को बिगाड़ा है, भाईचारे को बिगाड़ा है, अब सवाल यह है कि ये सिर्फ दूसरों को देखकर उन पर कटाक्ष करना, उनकी हंसी उड़ाना। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के मसले पर जब कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर पर वो अपना जवाब दें, अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो मुद्दा था वो मणिपुर था, लेकिन उन्होंने 2 घंटे 13 मिनट के अपने संबोधन में जब पहले 2 घंटे में कोई बात नहीं की, वो सिर्फ कांग्रेस पर हमला करते रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि इस बार चुनाव में उनकी जो लोकप्रियता है, जिस तरह से उन्होंने पहले 2 चुनाव जीते हैं, उससे वो हिले हुए हैं। और जिस तरह से 26 पार्टियों की जो इंडिया जो समूह बना है और जिस तरह का उनके पास वोट प्रतिशत है, उनका वोट प्रतिशत इनके एनडीए से ज्यादा है, ये इस बात को समझ रहे हैं। और इनके पास जो 38 दलों की संख्या है, प्रधानमंत्री जी मुगालसे की राजनीति कर रहे हैं, उन 38 में से 14 पार्टियों को तो मेरी बातें मन में नहीं है। आप समझिए कि ये लोगों को बरगलाने का, बहकाने का जो काम कर रहे हैं, इन्होंने देश के लोगों से जो वादे कर सरकार राजस्थान में कैसे निपटेंगे इनसे? डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, तो प्रधानमंत्री राजस्थान भी आ रहे हैं, लगातार और दौरे तेज हो जाएंगे और आक्रामक तरीके से हमला करेगी बीजेपी आप पर, और ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी योजनाएं इतनी अच्छी थी, अब आप लास्ट में क्यों लेकर के आते हैं? अगर कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहते हैं तो पहले से ही क्यों नहीं ऐलान कर देते? बोलिए। प्रधानमंत्री नहीं बांट रहे हैं कि 50,000 के पैकेज स्टेट में जाकर के, कर्नाटक में नहीं बांटा, हिमाचल में नहीं बांटा, चुनाव से पहले जाके बांटा है। और वो तो अब नीति आयोग नहीं, योजना आयोग नहीं, अब तो खुद ही ऊपर चक्कर लगाते हैं, स्टेट का पैसा मोड़ कर देते हैं। नीति आयोग में न तो टीम है, न आयोग के लोग हैं, इस तरह का माहौल तो उन्होंने बनाया है ना। तो मेरा सवाल यह है प्रदीप साहब कि फिर आप चुनाव के बाद में वापस ये ईवीएम पर तो आकर के नहीं ठहर जाएंगे? अगर आप अभी से कह रहे हैं कि देश में कुछ भी नहीं है,
अरे माननीय, अगर आप राजनीति को समझते हैं समझिए, चुनाव आयोग को लेकर जो उन्होंने नया बिल लाए हैं राज्यसभा में जो पेश किया है उसमें क्या स्थिति है? शिमाली साहब जवाब देना चाहते हैं आपको, शिमाली जी। जी मुख्य चुनाव हेमंत जी हेमंत जी, मैं एक बात कहता हूं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो डिबेट कर रहे हैं इनको शायद पता नहीं, ये हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। कल की जो पिटाई खाई है इन्होंने संसद में वो इनकी अभी उतरी नहीं है, वो पिटाई का गुरूर अभी चल रहा है, उसी पिटाई में चल रहे हैं ये। वो जो कल संसद में हुआ उसी पे बहस कर रहे हैं ये। अरे भाई इनको ये कहो कि साहब ये जो डिबेट हो रही है ये 156 सीटों के जो आपने हसीन सपने देख लिए उनके ऊपर आपको क्या कहना है? इनके ऊपर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये केवल थोथी घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणा है, इनके ऊपर कोई आधार नहीं है। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी को बीच में लेके आ जाइए इस बहस के दौरान, क्योंकि इनको पता है ये घोषणाओं का भी इनको पता है कि 2 महीने 3 महीने की घोषणा है, ये 3 महीने बाद में घोषणा, देर से आए, देर से 3 महीने बाद में घोषणाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है। और हरियाणा में जो हो रहा है आप देख रहे हैं। अब हरियाणा चले गए, अभी हरियाणा चले गए, अभी थोड़ी देर पहले संसद चले गए थे, अब ये हरियाणा जाकर के बात कर रहे हैं। कभी हिमाचल चले जाएंगे, कभी कर्नाटक चले जाएंगे, पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इनके ऊपर कोई जवाब नहीं है इनका। जान गए हैं अब आने वाले समय में आपको वोट मिलने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम पर आप जनता कांग्रेस के नेताओं को पकड़ के, पोद्दार साहब एक टिप्पणी चाहता हूं, क्या जो कांग्रेस दावा करती है कि इस बार पहली दफा है जब किसी सरकार के सामने एंटी इनकम बेसिस जैसी कोई चीज नहीं है, हर आदमी हर वर्ग खुश है, और राजस्थान में हैप्पी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री कई बार ये बयान दे चुके हैं। देखिए हेमंत जी, सभी सरकारों को ऐसा लगता है कि हमारी सुन लीजिए, मैं वापस जल्दी आ रहा हूं आपके पास। सभी सरकारों को ऐसा लगता है कि हमने जो किया है जनता उससे बहुत खुश है। और यहाँ पे एक सवाल और आपका प्रारंभ में था कि जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक फार्मूला अपनाया, वही फार्मूला राजस्थान में लेके जाएंगे कि भाई 3 महीने 2-2.5 महीने पहले ये चुनाव के मतलब चुनावी टिकटों की घोषणा कर देंगे। फायदा होगा इससे? थोड़ा सा एक बार इससे आपको लगता है फायदा होगा? इस चीज के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वास्तव में ये दुधारी तलवार है। ठीक है, इससे अगर कहीं लाभ होता है तो इससे नुकसान भी होता है। ठीक है, नुकसान भी होता है। प्रदीप जी बोलिए, अब बोलिए। मैंने कहा ना कि ये मोदी जी को ही आगे रखें और हम उसमें ज्यादा सेफ है, क्योंकि लोग उसी को वोट देते हैं राज्यों में, प्रदेशों में जो नेतृत्व के निकट होता है। मोदी जी के पास तो वोट दे दीजिए। आज हमने प्रदीप जी, आज हमने राजस्थान की जनता से पूछा था सवाल प्राइम डिबेट का कि 156 सीटें जीतने के कांग्रेस के दाव में क्या वाकई दम है। 68% लोगों ने कहा कि हाँ कांग्रेस के दाव में दम है शिमाली साहब, और महज कुछ लोग थे 32% लोग, उन्होंने कहा कि नहीं। शिमाली जी, ज्यादातर लोग तो मानते हैं। देखिए ऐसा है कि ये धरातल के परिस्थिति जो है आज राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि यह जो सरकार है, यह सरकार केवल थोथी घोषणाओं की, जो कि महीने 2 महीने चलने वाली केवल वोट बटोरने के लिए ऐसी दिखावटी और थोथी सरकार है, इसका कोई आधार नहीं है। पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के सामने एक चुनौती क्या 156 पर जी। चुनौती जो है कि कम से कम चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों को जब तक कार्यकर्ताओं को और कोई मतलब मतभेद और गुटबाजी को खत्म नहीं करेंगे तब तक इनकी विजय पे थोड़ा सा साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। तो ये होना ये चाहिए कि ये आपसी मतभेद अगर दूर कर दें तो ये सफलता मिल सकती है। ठीक है, ये सफलता मिल सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महेश जी आपका भी, और पोद्दार साहब आपका भी, और साथ ही साथ शिमाली जी आप जुड़े, आपका भी, और प्रदीप चतुर्वेदी जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपने अपने दावे हैं और ये दावे अभी चुनाव तक, जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जनता आखिरकार किसके दावों को धरातल पर सही पाती है और किसके पक्ष में अपना वोट देती है, वही राजस्थान का सरताज होगा। नमस्कार।